हेलो। जेई 2026 के लिए मैंने जेई एज के नाम से जो कोर्स लॉन्च किया है उसको लेकर अभी भी बच्चों के मन में काफ़ी शंकाएं हैं। वो लगातार मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये वीडियो आपकी शंकाओं के समाधान के लिए मेरा एक और प्रयास है। मैंने ये जो कोर्स लॉन्च किया है उसमें कोर्स 3 प्रकार के हैं। एक सिर्फ 12th के सिलेबस को कवर करता हुआ, एक सिर्फ 11th के सिलेबस को कवर करता हुआ, और दोनों को मिला दें तो कोर्स बन जाता है जेई एज प्लैटिना, जो 11th 12th पूरे कोर्स को कवर करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा कोर्स फ्लो क्या रहने वाला है, हम किस क्रम में 11th और 12th के सिलेबस को पढ़ेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन दोनों सिलेबस में सामंजस्य बैठाते हुए हम कैसे कम से कम समय में इस पूरे 11th 12th के सिलेबस को अच्छे से समझेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं कि 12th क्लास का जो कोर्स है, जिसको मैंने नाम दिया है जेई एज, सिर्फ जेई एज क्लास 12th के लिए, इसका कोर्स प्रोग्रेस किस प्रकार का रहने वाला है। अगर बच्चों मैं बारीकी से बात करूं तो आपके 12th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आप इसको अनुभव करेंगे, अगर समझेंगे तो अनुभव करेंगे कि ये पूरा सिलेबस एक ही मकसद से बनाया गया है। वो मकसद है कि आप लाइट के नेचर को समझ जाएं, आप समझें कि लाइट क्या है। कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई से, जिसमें सबसे पहले हम स्टैटिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी में पहले वॉल्यूम में 12th क्लास के पहले फिजिक्स वॉल्यूम 1 में जो पहले 2 चैप्टर हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। उन पहले 2 चैप्टर्स को मिलाकर काफ़ी लंबा सा वो चैप्टर बन जाता है इनफैक्ट, और उसमें अच्छा खासा समय लगता है। पर मज़ेदार बात यह है कि उसमें क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें मैकेनिक्स का भरपूर इस्तेमाल होता है। तो जो बच्चे मेरे प्लैटिना कोर्स में हैं, अर्थात जिन्होंने 11th 12th दोनों का कोर्स ले रखा होगा, उनको मैं दोनों में सामंजस्य बैठाते हुए पढ़ाऊंगा। तो आपको दिखाई देगा कि जिस दिन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं उस दिन भी आप मैकेनिक्स की 4 बातें सीख जाते हैं। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। जिस दिन आप 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे होगे उसमें आप मैकेनिक्स, चाहे वो काइनेमेटिक्स हो, न्यूटन्स लॉ हो, या वर्क पावर एनर्जी ही क्यों ना हो, या इवन सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन ही क्यों ना हो, हर चीज़ का जिक्र आएगा। और उधर हम मैकेनिक्स तो 11th क्लास के कोर्स में पढ़ ही रहे होंगे, पर यहाँ भी उसको यूज़ कर करके हम मैकेनिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को ज़्यादा भली भांति समझने लग जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे ही प्रयास के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बैठाते हुए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम कैपेसिटर तक पढ़ेंगे, उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी आता है। इन तीनों टॉपिक्स को मिला के मैंने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया है। ये तीनों बहुत लंबे चैप्टर हो जाते हैं मिला के, और इसमें अच्छा खासा समय लगता है, खास करके पहले वाले चैप्टर में, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया उसमें मैकेनिक्स के बहुत कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, और आप में से अधिकांश बच्चे जो मैकेनिक्स भूल चुके होते हैं या नहीं पढ़े होते हैं, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट याद करा करा के, दोहरा के, समझा के तब आगे बढ़ना होता है। तो विश्वास मानिए आपको सब कुछ समझ में आएगा, और मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट यहाँ भी दुरुस्त होंगे आपके, कम से कम पहले वाले चैप्टर में। उसके बाद हम मार्च मिड से लेके 20 मार्च के आसपास अगर शुरू होते हैं तो जून तक हम कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हम कवर कर लें। उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म, जिसमें बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी में हम एसी सर्किट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी शामिल कर लेंगे। ठीक बात है। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हो सकेगा तो मैं यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है 4 पेज का, पर उसको हो सकेगा तो मैं शायद यहाँ पे छोड़ना पसंद करूँगा। क्यों, आपको बताऊँगा। ये मैग्नेटिज्म की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते यहाँ थोड़ा आपको ये भी बता दूँ इतिहास कि
पहले इंसानों के लिए इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई अलग होती थी और मैग्नेटिज्म बिल्कुल अलग सब्जेक्ट होता था। 19वीं सेंचुरी में हमने रियलाइज़ किया कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और टॉपिक का नाम, पढ़ाई का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। तो हम इस पूरे कोर्स में मिड सितंबर तक ये अनुभव करने लगेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बेसिकली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर ख़त्म होते होते तक हमें भनक लगने लगेगी कि लाइट किस प्रकार का वेव होता है, ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है, ये क्या चीज़ है, इसकी भनक हमें लगने लगेगी। और उसके ऊपर बहुत छोटा सा एक ट्रीटमेंट, 4 पेज का ट्रीटमेंट आपकी किताब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में है, जिसके बारे में मैंने कहा कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे या हो सकता है थोड़ा सा छोड़ के आगे भी बढ़ जाएंगे। क्यों, उस पर आता हूँ मैं। उसके बाद मैं रे ऑप्टिक्स पे चला जाऊँगा, जो मिड सितंबर से लेके अक्टूबर तक के बीच में मैं उसको फिनिश करने की कोशिश करूँगा। ये रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है, ये इन प्रिंसिपल देखें तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप क्लास 10th में पढ़ते रहे, थोड़ा एडवांस लेवल पे, ठीक है, बट इन प्रिंसिपल तो वैसा ही है। तो ये जो रे ऑप्टिक्स है, ये बीच में एक तरह से बाधा की तरह है ये हमारी कहानी में व्यवधान डालता है। हम इलेक्ट्रिसिटी समझ गए, मैग्नेटिज्म समझ गए कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उससे हमें भनक लगने लगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, और अचानक से बीच में घुस गया रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को मैं बीच में घुसाना नहीं चाहता था, पर मजबूरी है, घुसाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समय चाहिए, क्योंकि उधर जो हम 11th में पढ़ रहे हैं वहाँ अभी हम SHM और वेव तक नहीं पहुँचे हैं। इसलिए 11th के कोर्स में SHM और वेव तक पहुँच जाएं, तब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ें तो ज़्यादा मजा आएगा। उन दोनों को कंबाइन करके, सिंक्रोनाइज करके पढ़ा जा सकता है। तो हम रे ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद, अगर हमारा कोर्स बिल्कुल इसी हिसाब से प्रोग्रेस पे है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम मॉडर्न फिजिक्स पहले पढ़ लें। क्यों वेव ऑप्टिक्स को क्यों डिले कर रहे हैं हम? क्योंकि उधर SHM और वेव अभी नहीं पढ़ा है, तो दोनों को मिला के पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। हम देखेंगे कि दोनों में बहुत खास अंतर नहीं है, कॉन्सेप्चुअली सिमिलर हैं, और हम बड़े आसानी से एक साथ दोनों चैप्टर को चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा डिले करके, डेफर करके मैं पढ़ाऊँगा, ताकि सिंक्रोनाइज पढ़ाई हो सके। यही आपका 12th क्लास का सिलेबस है। इसमें एक चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में ही आ जाता है, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है सेमीकंडक्टर का, तो उसको हम मॉडर्न फिजिक्स का ही अंग मानेंगे और वहीं पे उसको कवर करेंगे। अब मैं आता हूँ कोर्स 11th के कोर्स की। तो 11th के कोर्स में हम बेसिकली काइनेमैटिक्स और पार्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे लगभग मिड जुलाई तक। 20 मार्च के आसपास शुरू करने के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने तक हम हो सकता है कि सिर्फ पार्टिकल मैकेनिक्स ही कवर कर पाएँ। पार्टिकल मैकेनिक्स से मेरा तात्पर्य है कि हम काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन, ये सब टॉपिक कर लेंगे इसी में। हालांकि वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो गया, बट सेंटर ऑफ मास को भी आप इसी में मानिए। इसके बाद हम रोटेशन पढ़ेंगे 1 महीने तक, और उसके बाद ग्रेविटेशन और फ्लूइड पढ़ेंगे। यहाँ ये ग्रेविटेशन नाम का जो टॉपिक है, ये काफ़ी जल्दी कवर कर पाएंगे हम, क्योंकि उधर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भली भांति काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं, और काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट वही है जो ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल का है। तो ये चैप्टर बहुत क्विकली निकल जाएगा, बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे, क्योंकि हमने 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा है। फ्लूइड मैकेनिक्स हम कोशिश करेंगे कि मिड अगस्त से मिड सितंबर तक के 1 महीने में पूरा करें। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बेसिकली सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, ये टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको हम कवर करेंगे सितंबर में। और जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं थोड़ा सा चेंज भी करूँगा, इसको ऊपर करके इसको नीचे कर दूँगा, ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, इसको पत्थर की लकीर मत मान लीजिएगा। इसको ऊपर करने का फ़ायदा क्या होगा, SHM एंड वेव को अगर हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं तो यहाँ पे हम वेव ऑप्टिक्स को आसानी से समझ पाएंगे। तो हम देखेंगे कि देखिए ये जो लिखा है मैंने, ये इसमें 15 दिन आगे पीछे तो हर दिन हर समय हो सकता है, तो उसके हिसाब से मैं एडजस्ट करूँगा
स्थिति को देख के, और ज़रूरत पड़ी तो इसको नीचे करूँगा और इसको ऊपर करूँगा। उससे आपको कोई प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक इंडिपेंडेंट चीज़ है, उससे कोई बहुत भारी फर्क आ नहीं जाएगा। तो इसको ऊपर करूँगा, इसको नीचे करूँगा, ठीक। ज़रूरत पड़ी, बहुत ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से फ्लूइड को भी हटा के प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ नीचे कर दूंगा और एसएचएम और वेव्स को ऊपर ले लूँगा, जिससे कि हम एकदम वेल प्रिपेयर्ड। ये डिपेंड करेगा कि हमारा यहाँ का जो कोर्स फ्लो चल रहा है ये इसके अकॉर्डिंग चल रहा है क्या। तो अगर ज़्यादा 10-20 दिन का गैप नहीं है, 2-4 दिन का हमें लग रहा है कि यार वहाँ एसएचएम और वेव लगभग ख़त्म ही हो चला है और अब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ ही लेते हैं, तो पढ़ लेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। पर अभी जो मैंने टेंटेटिव प्लान रखा वैसे ही रखा है कि एसएचएम एंड वेव अक्टूबर और मिड नवंबर में चल रहा होगा और यहाँ वेव ऑप्टिक्स जो है वो नवंबर में ही चल रहा होगा। तो वेव ऑप्टिक्स और वेव मोशन दोनों एक साथ चलें, मेरी कोशिश ये है, आप मेरी बात को समझिएगा। तो इसी दिशा में अगर थोड़ा ऊपर नीचे इसको करना पड़ा तो हम करेंगे एक आध चैप्टर को, और ये इंश्योर करेंगे कि वेव ऑप्टिक्स एसएचएम पढ़ेंगे, वेव पढ़ेंगे और उसी में वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, एकदम परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन के साथ। बहुत कम समय में बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। और इसके बाद 11th क्लास के कोर्स में हम हीट को सबसे लास्ट में कवर करेंगे। इन दोनों कोर्सेज को अगर आप मिला देते हैं तो ये आपका प्लैटिना कोर्स हो गया, जिसमें हम बड़ी आसानी से बहुत से बहुत होगा तो 15 दिसंबर तक कोर्स को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और शायद कर भी ले जाएंगे। थोड़े से दूसरे पहलुओं पे भी चर्चा कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेके बेचैन हैं कि कोर्स का लेवल क्या होगा। कोर्स का लेवल मैं बोलते बोलते थक गया हूं, फिर से आई एम रीइटरेटिंग। कोर्स का लेवल 0 से जेईई एडवांस लेवल तक होगा। हाँ, अगर एक बहुत अच्छा बच्चा मेरी क्लास में बैठा है वो उदास हो ही नहीं सकता, उसको मज़ा आएगा, हर वक्त मज़ा आएगा। और एक थोड़ा कम पढ़ा बच्चा, कमज़ोर तो कोई होता नहीं, आपकी उम्र के सभी लोग, सबकी आईक्यू मुझसे बहुत ज़्यादा है, आप लोग बहुत तेज बच्चे हो, कमज़ोर कोई नहीं होता, बस फोकस, ध्यान की कमी या बेसी होती है। तो जिस बच्चे ने 11th में बहुत नहीं पढ़ा है उसको भी मैं खींच के ऊपर ले आऊँगा और उसको भी जेईई एडवांस की लाइन में लगा दूँगा। बच्चों, हमें जेईई मेन और जेईई एडवांस का बहुत ऊपर नीचे फ़र्क नहीं करना है, हमें अपने सब्जेक्ट को सीखने पे ध्यान देना है। हम खुद ब खुद जिस लेवल तक सीख जाएंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर हम जेईई मान लीजिए ऐसा सीखे कि आईआईटी में पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा कमज़ोर रह गए एनआईटी में पहुँच गए, ठीक है, पर हमने कोशिश तो करनी है कि हम हर लेवल तक की पढ़ाई पढ़ें। उसमें डरने से तो बात नहीं बनेगा। और मेरा विश्वास मानिए, जो भी टीचर, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, जो भी टीचर, जो भी इंस्टीट्यूट आपको जेईई मेन के नाम पे कोर्स बेच रहे हैं वो आपके साथ छल कर रहे हैं। हाँ, ठीक सुना आपने, जेईई मेन के नाम पे कोर्स होता क्या है, ज़रा मुझे समझाइए आप। मतलब आप वो आपसे पहले ही कह रहे हैं कि आप टॉप के 20-25 हज़ार रैंक तो भूल जाओ, यही कह रहे हैं ना वो। अब आओ पढ़ते हैं, यही कह रहे हैं वो, सीधी सी बात है। ये कहाँ पे बॉर्डर लाइन खींचते हैं, किस क्वेश्चन को जेईई मेन का और जेईई एडवांस का बताते हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हम सीखने का प्रयास करेंगे, हर चीज़ जो हमारे सामने आएगी, जो हमारे कोर्स में हम उसे सीखेंगे, जहाँ तक सीख पाए वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सरल सी बात है। तो ज़्यादा जेईई मेन, जेईई एडवांस दिमाग में मत लेके आइए। फिजिक्स पढ़ेंगे, सीखेंगे, जहाँ तक सीख सकते हैं वहाँ तक सीखेंगे। अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं भी दौड़ूंगा, आप जिस लेवल तक के क्वेश्चन बनाओगे मैं उससे 2 कदम आगे चलूंगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इन बातों को लेकर। और ये सारे वहम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हर बच्चे को फ़ायदा होगा। हाँ, फिर भी कुछ लोग हैं जो बहुत तेज़ दौड़ना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, पर दौड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि मुझे फला शशिभूषण तिवारी एडवांस प्रॉब्लम बुक की क्वेश्चन दो। ठीक है, आप क्वेश्चन कीजिए, किसने रोका आपको। नहीं बनेंगे तो जो सहयोग होगा किया जाएगा, है कि नहीं।
लेकिन आपको किसी ने रोका तो नहीं है। क्या मेरी पढ़ाई से वो क्वेश्चन बनने चाहिए? जी हाँ, सारे फंडामेंटल्स उतने ही हैं। मैंने ही किताब लिखी है, मुझे जो आता है उसी पे आधारित वो किताब है। तो आप ये कैसे मान रहे हैं कि मैं जो पढ़ाऊंगा उससे वो क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए? आखिर ऑल इंडिया रैंक 1 को भी वो किताब बहुत पसंद आई है ना, आप सभी जानते हैं। तो उसको क्यों पसंद आई है? उसमें अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ कर बनाए गए, लिखे गए क्वेश्चन है, चुने हुए क्वेश्चन है। तो जब वो क्वेश्चंस लिखने वाला आदमी, जिसे ऑल इंडिया रैंक 1 को वो सेट बहुत पसंद आ रहा है, उस पर आपको भरोसा तो जताना ही पड़ेगा कि वो जो हमारे लिए चुन के ला रहा है वो सही ला रहा है। हाँ, मुझे थोड़ा सा आपको भांपना जरूर पड़ेगा। शुरुआत थोड़ी धीमी ही रखेंगे। जैसे जैसे मैं आपको समझता जाऊंगा वैसे वैसे आप देखेंगे क्वेश्चंस में परिवर्तन होता चला जाएगा। और जो असाइनमेंट्स की बात है, एक और अहम बात, जो असाइनमेंट्स हैं, मैं चैप्टर वाइज देने पे बिलीव नहीं करता और ना बहुत लेवल वाइज देने पे बिलीव करता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, चौथे चैप्टर में चल रहे हैं, तो उस समय जो असाइनमेंट दूंगा वो पिछले 3 चैप्टर के भी क्वेश्चन उसमें हो सकते हैं। रिवीजन 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 जो आपके मन में भरा हुआ है, हम कंटिन्यूअस रिवीजन क्यों नहीं कर सकते? जब हम 4th चैप्टर के क्वेश्चन बना रहे हैं, आज मैंने 4th चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया, तो आज इंट्रोड्यूस करने के बाद तो शायद मेरे पास उस चैप्टर में देने के लिए बहुत क्वेश्चन होगा नहीं, तो आज का दिन छोड़ क्यों दें? क्यों नहीं वो पिछले 3 चैप्टर जो हो चुके हैं उसके कुछ क्वेश्चन, बल्कि वो 3 चैप्टर आप पढ़े हुए कुछ समय बीत चुका है, लो अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन क्यों ना दिए जाए आपको? मैं ऐसे ही करता हूँ। 3 चैप्टर हो चुके, चौथा चल रहा है, तो आप देखेंगे कि चौथे चैप्टर का जो पहला असाइनमेंट आया उसमें चौथे चैप्टर के थोड़े से क्वेश्चन हैं, पिछले 3 चैप्टर के थोड़े कठिन कठिन क्वेश्चन हैं, क्योंकि पिछला 3 चैप्टर अब आप कुछ समय से पढ़ रहे हैं, आपको उसकी अच्छी समझ हो चुकी है। अब आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन डे 1 ही मैं आपको कुछ भी दे दूं आलतू फालतू क्वेश्चन, बहुत मुश्किल, तो आप तो परेशान हो जाओगे ना। आपको परेशान करना या ये बताना कि मैं कितना काबिल हूं, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा एक ही मकसद है, आपको बड़े प्यार से इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा कर देना आपके लिए। अगर आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगे तो मेरा काम तो ऐसे ही खत्म हो गया, फिर मैं किसी काम का नहीं, आप खुद ही सब कुछ कर लोगे। तो आपका इंटरेस्ट डेवलप करना है ग्रेजुअली। आई होप कि आप मेरी फिलॉसफी को समझ गए, और इसके बाद भी आपके क्वेश्चन है तो मैं उपलब्ध हूँ आंसर देने के लिए। अब जो ऐप है हमारा, उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्टली उसके चैट फीचर का यूज़ करके जो भी क्वेरीज हैं पूछ सकते हैं, तो उस फीचर को भी यूज़ कीजिए। यहाँ यूट्यूब पर लिखने में अगर आपको झिझक होती है तो आप उस ऐप पे चैट मैसेज में लिखिए, मैं समय समय पर उसको देखूंगा और आपको जवाब दूंगा। पर किसी भी मैसेज की जवाब तुरंत मिलेगा ऐसी उम्मीद मत रखिए, क्योंकि मैं एक व्यस्त आदमी हूं और आपके लिए कोर्स लेकर आने में भी मैं काफ़ी वर्क कर रहा हूं, तो व्यस्तता रहती है, इस वजह से तुरंत आंसर नहीं मिलेगा, पर मिलेगा, आंसर मिलेगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो ऐप के चैट फीचर का यूज़ कीजिए। आपके अभी भी जो डाउट्स हैं उनके आंसर देने के लिए मैं हर समय हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और गपशप के साथ, या शायद किसी और क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।